तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि घरेलू सीमा का आखिर क्या मीनिंग होता है। घरेलू सीमा जो है एक देश की राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त इन सब चीज़ों को शामिल करता है। मतलब पूरा भारत का जो मैप है वो सारी तो भारत की घरेलू सीमा है ही है। इसके अलावा दो देशों के बीच सामान्य निवासियों द्वारा संचालित चलने वाले जहाज़ या वायुयान, मछली पकड़ने की नौकाएँ, तेल, प्राकृतिक गैस यान, तैरने वाले प्लेटफॉर्म जो कि जो है देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल स्तर में चलाए जाते हैं। लाइक हिंद महासागर वगैरह के अंदर जितने भी नाव वगैरह, जितनी भी प्राकृतिक गैस चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें चलती हैं, वो सब जो है भारत की घरेलू सीमा के अंदर आती है, अगर उसका ओनर जो है वो कोई एक भारतीय है। इसके अलावा विदेशों में स्थित देश के दूतावास और वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, मतलब भारत की कोई एम्बेसी अगर कोई दूसरे देशों के अंदर है, जैसे कि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन वगैरह के अंदर, तो वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर शामिल की जाती है। एक देश का सामान्य निवासी वो व्यक्ति या संस्था होती है जो सामान्यतः एक देश में रहता है, उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में होती है। भारत में 1 साल या उससे अधिक समय से रह रहे अन्य देश के नागरिक भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। मतलब एक बंदा जो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भारत में रह रहा है वो नागरिक भी होगा, जो पैदा हुआ है वो नागरिक है, और 1 साल से अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो भाई वो जो है भारत का सामान्य निवासी भी कहलाएगा। साधन आय या कारक आय की बात करते हैं तो साधन आय का मतलब होता है जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको प्रदान की गई सेवाओं के लिए जो आय प्राप्त होती है उनको जो है साधन आय कहते हैं, जैसे किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी। हस्तांतरण आय की अगर हम बात करते हैं तो जो आय उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए बिना प्राप्त होती है उसको हस्तांतरण आय कहते हैं। ये एक पक्षीय भुगतान होता है जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, लाइक वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक देश के सामान्य निवासी द्वारा 1 साल के अंदर अंदर एक देश की घरेलू सीमा और दूसरे देशों से जितनी भी हमें आय प्राप्त होती है, कारक आय जो प्राप्त होती है, उसको जो है हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को भी शामिल किया जाता है, यानी कि NFIA। घरेलू आय की बात करें तो ये सामान्य निवासी या गैर निवासी किसी के भी द्वारा अर्जित की गई हो 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि केवल घरेलू सीमा के अंदर सर्जित होनी चाहिए, शेष विश्व से जो है अर्जित नहीं होनी चाहिए, दूसरे देशों से अर्जित नहीं होनी चाहिए। इसमें NFIA को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, या इसी को हम चालू कीमतों पर भी जीडीपी कहते हैं, तो जब जीडीपी का आंकलन जो है उसी वर्ष की कीमत के आधार पर किया जाता है तो भाई वो आपकी जो है मौद्रिक जीडीपी या चालू जीडीपी कहलाती है। और वास्तविक जीडीपी की अगर बात करते हैं तो जब हम जीडीपी का आंकलन उसी वर्ष की कीमत पे ना करके आधार वर्ष की कीमत पे करते हैं तो उसको जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी एक बेहतर मापदंड होती है, एक आर्थिक सूचक का अच्छा वो कहलाती है, क्योंकि इससे कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में जो है वृद्धि होती है। वास्तविक जीडीपी की अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मौद्रिक जीडीपी इंटू में 100 अपॉन में जीडीपी अपस्वायक इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, या आप इसको जो है ये भी कह सकते हो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो जब हम राष्ट्रीय आय उसी वर्ष की कीमतों पर आधार पर करते हैं तो भाई वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है, और जब आधार वर्ष पे करते हैं तो वो स्थिर कीमतों पर कहलाती है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, चाहे वो आपको जीडीपी पूछ रहा है चाहे वो आपसे राष्ट्रीय आय पूछ रहा है, आपको दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फिक्स क्वेश्चन है कि आखिर वास्तविक जीडीपी जो है उसको कल्याण का सूचक जो है क्यों नहीं माना जाता, आखिर क्या रीज़न है। वास्तविक जीडीपी की सीमाएं बताइए। तो सबसे पहला है कीमतों के परिवर्तन से प्रभाव, वस्तुओं सेवाओं के भौतिक उत्पादन में बिना वृद्धि हुए भी केवल कीमतों के बढ़ने से जीडीपी जो है वो बढ़ जाती है। जीडीपी की संरचना के यदि युद्ध उपकरण एवं हथियारों के उत्पादन से आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो ऐसी जीडीपी बढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का फ़ायदा तब है जब उपभोक्ता वस्तुओं की वजह से बढ़ रही है। बाह्यताएं की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब उस लाभ या हानि से होता है जो किसी व्यक्ति या फर्म की गतिविधियों के कारण उससे भुगतान या दंड सम्मिलित ना हो, जैसे कि प्रदूषण फैलाना या ये सारी की सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम किसी को दंड नहीं दे सकते, या जो फ़ायदा मिल रहा है वो बिना किसी पे के जो है हमको मिल रहा है। और गैर मौद्रिक लेन देन जैसे गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एंड जिनका हम जो है बाज़ार मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, जो लाइक बार्टर सिस्टम वगैरह हो गया, उसको जो है गैर मौद्रिक विनिमय कहते हैं। ऐसी सभी गतिविधियां जो हैं वो जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होती, ये सब जीडीपी की सीमाओं से बाहर होती हैं। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है ये कह सकते हैं उसको जीडीपी की कमियां कहते हैं, सीमाएं कहते हैं, बाह्यताएं, जीडीपी की संरचना, गैर मौद्रिक लेन देन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ये एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में।